नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग यूनिट 2 स्टडी कर रहे थे। यूनिट 2 में हम लोगों ने अभी तक आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और उसका क्या फार्मूला होता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, उस पर न्यूमेरिकल भी देख लिए थे। लास्ट में हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें आईटी करंट देखा था और बहुत सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करना था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है, आइए अब हम यूनिट में आगे बढ़ते हैं। एक मैथ का छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका कि आगे के क्वेश्चंस में एप्लीकेशन होगा। उसको जल्दी से समझ के फिर चीज़ें फॉरवर्ड करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फेज इन कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम मैग्नीट्यूड और फेज कैसे लिखते हैं, कैसे कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म कैसे करते हैं, किसको कार्टेशियन फॉर्म करते हैं बोलते हैं और किसको पोलर फॉर्म बोलते हैं, उसको आज हम समझ लेते हैं 10 मिनट में अच्छे से। और इसके बाद इसका एप्लीकेशन पूरे इसी एनालिसिस में हमको पड़ेगा। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन का मतलब एक ऐसा प्लेन जो एक्स वाई होता है, एक ऐसा प्लेन जो कि एक्स वाई होता है और एक्स हमारा रियल पार्ट होता है। उस प्लेन का एक्स कैसा पार्ट होता है, रियल पार्ट, और वाई कैसा पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट। देखे होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में मैथमेटिक्स में एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर कोई भी फंक्शन है जिसको हम कैसे लिखे हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स क्या है, रियल पार्ट है, और वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। इस तरीके के फॉर्म में अगर हम किसी चीज़ को लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन फॉर्म या कार्टेशियन प्लेन। और एक अलग सा फॉर्म होता है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। एक अलग सा फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म क्या होता है, इसी कार्टेशियन फॉर्म को हम एक दूसरे फॉर्म में बदल देते हैं जिसका कि नाम है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होता है, आर एंगल थीटा। आर एंगल थीटा, आर की वैल्यू क्या होगी, अगर हमको कोई भी क्वेश्चन दे दिया कार्टेशियन फॉर्म में, अगर हमको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आर की वैल्यू होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा होगा tan इनवर्स y बाई एक्स। थीटा क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक, ठीक है। देखिए जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हमको कोई भी आ गया, जैसे इसको बोला कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस J3। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 प्लस J3। किस फॉर्म में दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर, कार्टेशियन फॉर्म में। किस फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में। हमको रिक्वायरमेंट किस में है, पोलर फॉर्म की। हमको रिक्वायरमेंट किस में है, पोलर फॉर्म की। कैसे पता रिक्वायरमेंट है, जब हम आगे पढ़ेंगे चीज़ें तो उसमें हमको पता चलेगा कि कहाँ पे हम कार्टेशियन फॉर्म से एप्लीकेशन करें और कहाँ पे पोलर फॉर्म का एप्लीकेशन करें। ठीक है, तो इसको जब हम पोलर फॉर्म में करेंगे तो हम क्या बोले कि हमको आर एंगल थीटा के फॉर्म में लिखना है। आर एंगल थीटा, आर एंगल थीटा का फॉर्म होता है पोलर फॉर्म। और एक्स प्लस आयोटा वाई क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म। आयोटा या जे, बहुत जगह जे रहता है, बहुत जगह आयोटा, सेम ही चीज़ है, जिसकी वैल्यू आयोटा की होती है अंडर रूट ऑफ -1। ये मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर में सारी चीज़ें आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12th में। आर की वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई क्या है, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3। एक्स कैसा पार्ट है, रियल पार्ट, वाई इमेजिनरी पार्ट। तो जे के साथ जो लगा है वाई है और जो विदाउट जे के साथ है वो एक्स है। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 4 प्लस 9। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4, और इसका क्या हुआ 9। मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट 13। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स y बाई एक्स। वाई की वैल्यू कितनी है 3 और x की वैल्यू कितनी है 2। जो भी हम कैल्सी में डाल के आंसर लाएंगे वो आ जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स। तो यहाँ से अगर हम इसको पोलर फॉर्म में लिखना रहे तो हम इसको लिख देंगे
√13 एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म। कैसा कन्वर्जन किए हम, कार्टेशियन फॉर्म से पोलर फॉर्म। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं जिसमें कि अब हमको पोलर फॉर्म गिवन रहेगा और हम किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में। हमको पोलर फॉर्म गिवन रहेगा, इसका क्या ज़रूरत है, इसका ज़रूरत आगे न्यूमेरिकल्स में हमको पड़ेगा, इसलिए हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, अभी तक हम क्या किए कि हमको कार्टेशियन फॉर्म दिया था x + i y के फॉर्म में, हम उसको किस में किए, r एंगल थीटा के फॉर्म में। कैसे करना है अच्छे से समझा दिए। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया वीडियो रिवाइंड करके बार बार देख लें, कुछ है नहीं इसमें, बेसिक सिंपल है, ये क्लास 12th में भी आप लोग स्टडी किए होंगे। अगर हमको कोई क्वेश्चन देता है, पहला क्वेश्चन हम किए थे, कोई फंक्शन था 2 + j3, 2 + i3 या j3, इसको हम बोलें कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। इसका हम बता दिए, इसका बता दिए। अब अगर ये क्वेश्चन आता है 5 एंगल थीटा, r एंगल थीटा के फॉर्म में, मतलब किस फॉर्म में ऑलरेडी क्वेश्चन किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में, और हमको करना क्या है, कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म। दोनों फॉर्म हमको आना चाहिए, दोनों फॉर्म हमको आना चाहिए। अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन फॉर्म। तो पोलर से कार्टेशियन का क्या रूल है उसको समझते हैं। अगर हमको r एंगल थीटा है, जनरल इक्वेशन पे समझते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। r एंगल थीटा है तो इसको जब लिखते हैं तो r cos थीटा प्लस j sin थीटा। क्या है फॉर्मूला, r cos थीटा प्लस j sin थीटा, r cos थीटा प्लस j sin थीटा। अगर हम क्वेश्चन में ये चीज़ लगाएं, तो r क्या है, r तो 5 है, तो 5 एज इट इज रहेगा, cos 30 डिग्री प्लस j sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री प्लस j sin 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। j sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। तो कितना हो गया ये, 5/2 प्लस j 5√3/2। आंसर आ गया हमारा x + i y के फॉर्म में। ठीक, तो दो रूल हमको याद करना है। अगर हमारा क्वेश्चन कार्टेशियन फॉर्म में रहे तो हमको इसको पोलर फॉर्म में करना है, तो r की वैल्यू होगी √x² + y², और थीटा होगा tan इनवर्स y/x। अगर हमारा क्वेश्चन पोलर फॉर्म में रहे, कार्टेशियन फॉर्म में करना है, तो हमको इस फॉर्म में करना है। तो हम क्या किए हैं, r एंगल थीटा गिवन है तो एंगल थीटा को लिख देते हैं cos थीटा प्लस j sin थीटा। कहाँ से आया, ये फॉर्मूला है, कहाँ से आया, इसकी गहराई में बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, बट ये फॉर्मूला दोनों हमको पता होना चाहिए। तो इसका एप्लीकेशन हमको आगे न्यूमेरिकल्स में, डेरिवेशंस में, हर जगह आने वाला है। ठीक है, तो इसको हम पहले समझ लिए। तो ये PDF में भी अवेलेबल रहेगा, जो हैंड रिटन नोट्स रहेगा आपके पास PDF के फॉर्म में, उसको वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें रहेंगी, उसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। हम AC एनालिसिस स्टडी कर रहे थे। हम ये बोले थे कि AC एनालिसिस में क्या होता है, वोल्टेज या करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का रहता है। वोल्टेज और करंट क्या किस नेचर का रहता है, अल्टरनेटिंग नेचर का रहता है। ठीक, और उसका वेव फॉर्म कैसा हम जनरली प्रीफर करते हैं, साइन वेव। कैसा प्रीफर करते हैं, साइन वेव। क्यों, क्योंकि साइन वेव के कैलकुलेशन में मैथमेटिकली हमको ईजी पड़ता है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट्स को हम स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि उसमें अगर हम AC अप्लाई करते हैं
तो उसका क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आ सकते हैं। तीन ही एलिमेंट हम लोग को पढ़ना है। कौन कौन से एलिमेंट हमको पढ़ना है? रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तीन एलिमेंट स्टडी करना है। ठीक, जब हम डीसी पढ़े थे तब भी हम तीन एलिमेंट स्टडी किए थे। तीनों एलिमेंट कैसे एलिमेंट हैं? पैसिव एलिमेंट। कैसे एलिमेंट हैं? पैसिव एलिमेंट। यूनिट 1 में स्टडी कर चुके हैं। पैसिव एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट जो एनर्जी स्टोर करें, जो एनर्जी कंज्यूम करें, जो एनर्जी लें। ठीक, या तो उसको स्टोर कर दें या उसको रिलीज कर दें, बट वो एनर्जी ले। तो वैसे एलिमेंट को हम बोलते हैं पैसिव एलिमेंट। जो एनर्जी डिलीवर करता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव एलिमेंट। जैसे बैटरी हो गया, बैटरी क्या करता है? एनर्जी डिलीवर करता है। किसको करता है? जितने एलिमेंट्स हमारे सर्किट में लगे होते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले एलिमेंट पे आते हैं, रेसिस्टर पे। अगर हमारे पास ये रेसिस्टर है, यहाँ पे एसी सोर्स लगा हुआ है VT। इस VT की वजह से करंट क्या निकला? IT। इस VT की वजह से कितना करंट हुआ? IT। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? VT इक्वल्स टू IT इंटू R। VT इक्वल्स टू IT इंटू R। तो VT बाई IT क्या हो जाएगा? R। VT बाई IT R हो गया। ठीक, ये ओम्स लॉ में भी देखे तो V बाई I कितना हो जाता है? R हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, इंडक्टर। नेक्स्ट एलिमेंट इंडक्टर देखते हैं। इंडक्टर क्या है? एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कॉइल टाइप में होता है, जिसका सिंबल क्या होता है? कॉइल टाइप में होता है। अगर हम इसमें अप्लाई किए वोल्टेज VT, यहाँ पे करंट क्या हुआ? IT। यहाँ पे VT की वजह से करंट क्या हुआ? IT। ठीक, अगर हम इक्वेशन लिखें VT इक्वल्स टू, रेसिस्टर है तो इसमें सिंपली VT इक्वल्स टू IT इंटू R, ओम्स लॉ लगता है। बट इंडक्टर में याद करिए, यूनिट 1 में कराए थे। जो लोग को नहीं देखे हैं तो यूनिट 1 में इंडक्टर वाले सर्किट एलिमेंट में जाके देखिए, वहाँ पे लिखाए होंगे कि VT जो है इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है, वो क्या होता है? LdIT बाई DT। क्या होता है? वोल्टेज VT का LdIT बाई DT। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होता है इसमें? देखिए, दो चीज़ हमको पता होने चाहिए। दो चीज़ बेसिक है, बट फर्स्ट ईयर के लेवल में उतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, बट कहीं ना कहीं हमको एप्लीकेशन हो जाता है। एक होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन और एक होता है एस डोमेन। एक फ्रीक्वेंसी डोमेन और एस डोमेन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जब भी हमारे इक्वेशन में जिस इक्वेशन में T लगता है, जैसे VT लगा हुआ है, IT लगा हुआ है, ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं टाइम डोमेन। किस डोमेन में चल रहा है? टाइम डोमेन। मतलब अगर T अगर वेरी हो रहा है तो वोल्टेज और करंट वेरी करेगा। तो इस किस डोमेन में बात हो रही है? टाइम डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन क्या होता है? इस लेवल पे बस इतना समझिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करते हैं? जहां जहां हमारे पास T है, वहां वहां हम क्या पुट करते हैं? एस ओमेगा, जे ओमेगा। क्या पुट करते हैं? जे ओमेगा। जहां जहां T है वहां वहां क्या पुट करते हैं? जे ओमेगा। ठीक है, तो अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करें, तो हम क्या लिख सकते थे? ये तो टाइम डोमेन में VT बाई IT हो गया। VT बाई IT इक्वल्स टू R। अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में बात करें तो V जे ओमेगा
अपॉन आई जे ओमेगा इक्वल्स टू कितना हुआ आर। ठीक है, अब हम आते हैं इंडक्टर में। अब देखिए, आते हैं अब हम इंडक्टर में। तो इतना बस हमको याद रखना है, लैप्लास डोमेन में दो डोमेन हमको याद रखना है, एक टी डोमेन है, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन है, एक लैप्लास डोमेन है। एक क्या है? लैप्लास डोमेन है। लैप्लास डोमेन में क्या होता है, जैसे कि ये डी आई टी बाई डी टी है, ये डी आई टी बाई डी टी है, तो डी आई टी बाई डी टी को अगर हम इसका लैप्लास लेते हैं, सेकेंड ईयर में आप लोग जाएंगे तो और अच्छे से इसको देखेंगे लैप्लास क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होता है, बट बस जितना रिक्वायरमेंट है हम उतना यहाँ पे बता रहे हैं। इसको हम लिख देते हैं एस आई एस। क्या लिखते हैं? एस आई एस। लैप्लास डोमेन में इसको क्या लिखते हैं? एस इंटू आई एस। डिफ्रेंसिएशन की वजह से डी आई टी बाई डी टी इक्वल्स टू एस आई एस। तो हम इसका क्या कर लेंगे? लैप्लास डोमेन ले लेंगे। और जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है वो यही एस को हम जी ओमेगा में पुट कर देते हैं, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन आता है। एस को जब जी ओमेगा में पुट करते हैं तो कैसा डोमेन आता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो इसका जब हम लैप्लास लेंगे तो क्या हो गया? वी टी का हो गया वी एस इक्वल्स टू एल एस आई एस। अब फ्रीक्वेंसी में करने के लिए क्या करेंगे? एस को जी ओमेगा पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी में करने के लिए क्या करेंगे? एस को जी ओमेगा पुट करेंगे। तो जब फ्रीक्वेंसी में करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी ओमेगा एल जी ओमेगा आई जी ओमेगा। ठीक, क्या किए? जहाँ जहाँ एस था वहाँ वहाँ जी ओमेगा पुट कर दिए। बहुत सारे बुक्स में देखेंगे फर्स्ट ईयर के लेवल में वो एस डोमेन की बात ही नहीं करी, डायरेक्ट ये इक्वेशन लिख देगा। कहाँ से आई ये बता दिए हैं। ठीक, डी आई टी बाई डी टी का लैप्लास एस आई एस हो जाता है, वी टी का लैप्लास वी एस हो जाता है। तो फिर एस की जगह क्या पुट करते हैं? जी ओमेगा। ठीक, तो अब इसको हम एक जगह लिखते हैं, ये हो गया वी जी ओमेगा और ये हो गया हमारा ओमेगा एल जी ओमेगा एल और आई जी ओमेगा। जब वी जी ओमेगा बाई आई जी ओमेगा करेंगे, जैसे इस इक्वेशन में किए थे रेसिस्टर के, वी जी ओमेगा अपॉन आई जी ओमेगा करेंगे जब, तो ये हो जाएगा जे ओमेगा एल। ये क्या हो गया? जे ओमेगा एल। इस वी बाई आई को जब जब सर्किट में हमारा बस रेसिस्टर लगा रहता है तो वी बाई आई को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। और जब V बाई आई इंडक्टर के सर्किट में आता है, जब इंडक्टर के सर्किट में V और I का रेशियो आता है तो उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैपेसिटर के केस में आता है तो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। देखिए दो तीन तरीके का चीज़ होता है, इसको भी हम बोल देते हैं V बाई आई हो गया हमारा एक्सेल। V बाई आई को हम क्या एज्यूम कर लिए? एक्सेल बराबर जे ओमेगा एल। एक्सेल इक्वल्स टू जे ओमेगा एल। बहुत सारे लोग जे को इग्नोर कर देते हैं, एक्सेल बराबर क्या लिख देते हैं? ओमेगा एल। एक्सेल को क्या लिख देते हैं? ओमेगा एल। क्या कह रहे थे हम अभी? अल्टीमेट फॉर्मूला ही काम आता है, बट बता देते हैं कहाँ से कैसे हो रहा है। तीन तरीके का टर्म होता है, तीनों टर्म में डिफरेंस समझ लेते हैं। एक होता है हमारा रेसिस्टेंस, एक होता है इम्पीडेंस। इस सब का डेफिनेशन हैंड रिटन नोट्स में अवेलेबल है, पीडीएफ में लिखा है, आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर डिफाइन इम्पीडेंस, डिफाइन रेसिस्टेंस आता है, हम यहाँ पे अच्छे से समझा देते हैं कि क्या होता है, कैसे डिफरेंस है आपस में। एक होता है
रिएक्टेंस। 3 तरीके का टर्म है, रेसिस्टेंस, इम्पीडेंस, रिएक्टेंस। ठीक, क्या होता है रेसिस्टेंस? हम यूनिट 1 में देख चुके हैं अच्छे से कि जब भी किसी सर्किट में डीसी करंट फ्लो करता है और वो सर्किट जो है उस करंट को अपोज करता है, तो जो चीज़ अपोज करता है उसी की प्रॉपर्टी को हम रेसिस्टेंस बोलते हैं। अपोज करता है रेसिस्टर नामक एलिमेंट और उसकी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। मतलब डीसी सर्किट में करंट के अपोजिशन को हम क्या बोल दिए? रेसिस्टेंस। वही जब हम एसी में बात करते हैं, एसी सर्किट में जब करंट का अपोजिशन होता है तो उसी को हम बोलते हैं इम्पीडेंस। रेसिस्टेंस का सिंबल होता है आर और यूनिट है ओम। रेसिस्टेंस का सिंबल आर है, यूनिट है ओम। और क्या होता है? V बाई आई। इसका फॉर्मूला क्या होता है? V बाई आई। अब आते हैं इम्पीडेंस में। इम्पीडेंस क्या बोले कि एसी सर्किट में जब करंट का अपोजिशन होता है उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। जैसे अगर हमारे पास 3 एलिमेंट लगे हुए हैं और इस सर्किट में जो सप्लाई है वो कैसा है? एसी। तो एसी से सप्लाई की वजह से करंट फ्लो करेगा और ये सब एलिमेंट मिलके इस करंट को अपोज करेंगे, तो इस अपोजिशन को हम क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। इस अपोजिशन को क्या बोलेंगे? इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को डिनोट करते हैं जेड से और इसका भी यूनिट होता है ओम और ये भी V बाई आई होता है। सोर्स में कितना वोल्टेज है और कितना करंट निकला, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं इम्पीडेंस। ठीक। रिएक्टेंस क्या है? रिएक्टेंस बस इंडक्टर कितने करंट को अपोज किया। इम्पीडेंस तो हो गया इंडक्टर कैपेसिटर सबको मिला के, लेकिन रिएक्टेंस है कि बस इंडक्टर या बस कैपेसिटर कितने करंट को अपोज किया, उसको हम बोल देते हैं रिएक्टेंस। अगर इंडक्टेंस अपोज करता है तो उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंस। 2 तरीके का होता है, एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस 2 तरीके का रिएक्टेंस हुआ, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर कितने करंट को अपोज किया उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है एक्सएल। इसकी भी यूनिट होती है ओम। इसकी भी यूनिट होती है ओम। इसको हम एक्सएल से डिफाइन करते हैं। कैपेसिटर जो लगा है सर्किट में और एसी करंट फ्लो हो रहा है, जितने करंट को कैपेसिटर अपोज कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम बोलते हैं एक्सी। इसकी भी यूनिट कितनी होती है? ओम। ठीक। और सब क्या है? सब V बाई आई है। सब V बाई आई है। ये भी V बाई आई है। इंडक्टर में कितना करंट आ रहा है और इस इंडक्टर में कितना करंट आ रहा है और इंडक्टर के क्रॉस कितना वोल्टेज है, इन दोनों का रेशियो इसमें भी है। कैपेसिटर में कितना करंट आ रहा है, कैपेसिटर में कितना वोल्टेज है और कैपेसिटर में उस वोल्टेज से कितना करंट जा रहा है, उसका रेशियो है XC। तो अभी हम निकालें, जैसे कि रेसिस्टेंस में हम निकाले थे V बाई आई कितना आया था? R। तो रेसिस्टेंस कितना हो गया? R। वही अब हम इंडक्टर में इंडिविजुअली निकालें तो V बाई आई कितना हो गया? J ओमेगा L। मतलब V बाई L को इंडक्टर के केस में हम क्या बोल दिए? इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हम बोलते हैं XL। XL की वैल्यू कितनी हो गई? ओमेगा L। XL की वैल्यू कितनी हो गई? ओमेगा L। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी है। जैसे एसी में हम क्या बोले थे? VT को हम कैसे डिफाइन करते हैं? VM साइन ओमेगा टी। तो यही वाली फ्रीक्वेंसी है, यही वाली फ्रीक्वेंसी है। ठीक, बात समझ गए? अगर इसी तरीके से अगर हम कैपेसिटर की बात करते हैं, तो अगर हमारे पास कोई कैपेसिटर है, वोल्टेज है VT और उससे करंट आया IT। फर्स्ट यूनिट में हम क्या बोले थे कैपेसिटर के बारे में? कैपेसिटेंस वोल्टेज कितना होता है? VT इक्वल्स टू 1/C IT dt।
लेप्लास से क्या होता है, VT का VS हो जाता है और ये क्या हो जाता है 1/c IS/s। कैसे होता है लेप्लास पढ़ते हैं उसको देखते हैं, बट उतना ही जानने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेट ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। इंडक्टिव कैपेसिटेंस कितना होता है, ओमेगा एल। इंडक्टिव कैपेसिटेंस कितना होता है, ओमेगा एल। XL इक्वल्स टू ओमेगा एल, इसकी यूनिट क्या है, ओम। उसी तरीके से कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, यहाँ से S बराबर J ओमेगा पुट कर देंगे, 1/c J ओमेगा I J ओमेगा। किसका रेशियो लेना है, VJ ओमेगा अपॉन IJ ओमेगा। जब इसका रेशियो ले लेंगे VJ ओमेगा अपॉन IJ ओमेगा का इस इक्वेशन से सीधे सीधे, तो यहाँ से दिख जाएगा कितना हो गया ये 1/c J ओमेगा C। मतलब इसको हम बोल दें XC, और XC की वैल्यू हो गया, अगर J को ऐसे नेगलेक्ट कर देते हैं तो XC की वैल्यू होती है 1/ωc। तो हमको याद क्या रखना है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू बता चुके हैं 2πf। XC की वैल्यू कितनी होती है 1/ωc। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2πf। XL को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और XC को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, तीनों का कॉम्बिनेशन, 3 का या 2 का, किसी 2 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब AC में अब हम लोग इंटर कर चुके हैं। सोर्सेस अब एलिमेंट्स के क्रॉस AC लगने लगा है, उस AC से अब हम अलग अलग टर्म डिफाइन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ों को करते हुए 1-2 क्लास में फिर फाइनली हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे कि इससे हमको कैसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है और इसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम स्टडी करते हैं।